देखो, न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है ना। अगर यहाँ के प्रिंसिपल्स सारे यहाँ पर समझ में आ गए, लॉ समझ में आ गए, कैसा खेलना है इनके साथ ये समझ में आ गया, तो पूरा चैप्टर थोड़ा सा आसान जाएगा। यहाँ गड़बड़ करोगे, यहाँ एब्सेंट रहोगे, जो कि है ये लोग, पूरा चैप्टर हिल जाएगा। अब देखो कैसे। अब न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें मैं सबसे पहले फोकस करूंगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। अब क्या कहता है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? बहुत सिंपल सी चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वह हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता। उसका स्टेटमेंट देखो कैसा आएगा। When an object is at rest, रुको, चलो नालायको, चलो। When an object continues to be in a state of rest or uniform motion unless an unbalanced force is applied by any external source. Balance force is applied by any external source. तो देखो भैया यहां पर क्या है कि अगर मैं ये चेयर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चेयर यहां पर रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक इस पे से आप कोई फोर्स लगा के उसको जगह से नहीं सरकाते। और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। अब जैसे मैं कहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेस में हैं, स्पेस में जिसमें हमारे से सारे प्लैनेट्स बहुत कई लाइट ईयर्स दूर है, 1-1 लाख लाइट ईयर हमारे से सारे के सारे प्लैनेट्स दूर है, और ऐसी जगह पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको हल्का सा धक्का दिया, वो कांस्टेंट स्पीड से चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलते रहेगा, बिना कोई मशीन के, बिना कोई पावर के, है ना। इस तरह से चलता ही रहेगा, नॉन स्टॉप चलता रहेगा, उसे कोई पेट्रोल या कोई इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर यहाँ क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे आसपास यहाँ पर बहुत सारे डैम्पिंग फोर्सेस हैं। डैम्पिंग फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो हमारे स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे कि एयर का रेजिस्टेंस है, जैसे कि सरफेस का फ्रिक्शन है, ये हमारी मोशन को क्या करते हैं बेटा, अपोज करते हैं। आई बात समझ में? तो इसी वजह से ये लॉ हम लोग यहाँ पर फील नहीं कर पाते। अगर यहाँ पर ये फोर्सेस ना होते तो क्या होता बेटा, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, आपको मान लो आप घर से नहीं कर रहे, आपको सिर्फ धक्का देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। आप धक्का दे दो, आप आराम से आ रहे, मगर हाँ डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। आपको क्लास का डायरेक्शन असाइन करना पड़ेगा। आपको घर वाले आपके जैसा धक्का देंगे, किसी के पेरेंट्स ऐसा धक्का देंगे, किसी के पेरेंट्स ऐसा धक्का देंगे, तुम ऐसा कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, है ना। और फिर हम जब तुमको ऐसा अकोड़ा डाल के खींचेगा, आ जाओ बैठो क्लास में, है ना। तो भैया ऐसा अगर यहाँ ये डैम्पिंग फोर्सेस ना होते तो होता। जैसे मिसाल के तौर पे कैरम बोर्ड खेलते हो आप, उसमें बहुत सारा पाउडर चला जाता है कि नहीं। अब हल्की से आप गोटी को हल्का सा धक्का देते स्ट्राइकर को, ये सोच के भैया वो अंदर पॉकेट में जाके ड्यू ना हो जाए, तो मैं उसको बहुत हल्का सा धक्का दूंगा मैं, है ना। आप कितना भी हल्का सा धक्का दो, वो फिर भी मोशन करते करते जाके ड्यू में गिर ही जाता है ना। ये नोटिस किया होगा आपने।
तो भैया यही कारण है कि भैया आप देखते हैं कि वो, वाह ग्रेट, अभी उठ के आया नींद में से, ऐसा लग रहा मेरे को। आजा आजा, मेरे को क्या करना पड़ता है। तो भैया यहां पर एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो लगातार क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। आई बात समझ में आपको ये पॉइंट? ठीक है, तो ये था हमारा पहला लॉ। अब इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा गया है, ये तब समझ में आएगा आपको जब इनर्शिया के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले एक मेन सवाल आता है, व्हाट इज इनर्शिया? किसी को मालूम है इनर्शिया क्या है? हाँ ठीक है, मैं बता देता हूं। टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू मेंटेन its state of rest or uniform motion is called as inertia। तो एक बॉडी की टेंडेंसी इसको उसके रेस्ट पोजीशन पे रखने की या फिर यूनिफॉर्म मोशन में अपने आप को कायम रखने की, उसको हम लोग कहते हैं इसका इनर्शिया। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, दे धक्का दे चेयर को, दे हाथ से धक्का। ओह माय गॉड, तुमने देखिए ये धक्का दिया, ये चेयर अपनी जगह से सरक गया। जितने फोर्स से तुमने चेयर को धक्का दिए, उसी फोर्स से तुम ये प्लेटफॉर्म को धक्का दो, लगा, देखो धक्का देगा, है ना। इसने और ज्यादा भी ताकत लगाया, ये प्लेटफॉर्म अपनी जगह से सरका क्या? नहीं सरका। क्यों नहीं सरका? क्योंकि इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब इसकी एबिलिटी अपने आप को उस जगह पे कायम रखने की, है ना, वो कैसी है बेटा? ज्यादा है। अपने आप को उस जगह पे कायम रखने की एबिलिटी ज्यादा है, इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है, और वहीं इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है, इसीलिए ये सरक गया और ये नहीं सरक पाया। और इसी तरह से एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, अपने आप को एक पर्टिकुलर स्पीड में कायम रखने की एबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दोस्त साइकिल चलाते हुए जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चलाते हुए जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाते हुए जा रहा है। आप आए, पीछे से पकड़ ली साइकिल को, क्या होगा? साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। या आप आए, पीछे से धक्का दे दिया, आप गाड़ी से आए, धक्का दे दिया उसको, है ना, गाड़ी की साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो आप देखते हैं कि साइकिल का इनर्शिया ऑफ मोशन काफी कम है। वहीं एक इमेजिन करके चलिए कि आपका दोस्त ट्रक में जा रहे हैं, चलो ट्रक से अच्छा ट्रेन ले लेते हैं, है ना। आप बोल रहे कि आपका दोस्त ट्रेन में जा रहा है और आप नहीं चाहते वो जाए, या उसके साथ मजाक करना चाहते, जैसा कि आपने साइकिल पे किए थे। तो जैसा आपने साइकिल को पीछे से पकड़ के खींचे थे, आपने वही से ट्रेन को भी पकड़ के खींचे, क्या होगा? हाँ, वो साउथ इंडियन हीरो है तो बात ही अलग है। वो तो ट्रेन की स्पीड में कोई फर्क पैदा होगा क्या? नहीं। अगर कोई आपका दोस्त अपने चार्टर्ड प्लेन में जा रहा है, वो चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, आप उसको पकड़ के खींचेंगे, कुछ होगा क्या? नहीं हुआ। मगर मैंने होते हुए देखा, धर्मेंद्र की मूवी में देखा मैंने, है ना, एक धर्मेंद्र नहीं, सॉरी, विलन उसका चार्टर्ड प्लेन में उड़ने की कोशिश कर रहा है ना, और वो पूरा एक्सेलरेट कर दिया उसके पायलट ने, आवाज वो इंजन की बढ़ रही, वो जाने की कोशिश कर रहा, वो प्लेन जगह से आगे नहीं बढ़ रहा, है ना। अब भाई समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, ये आगे नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, है ना। तो फिर वो विलन ऐसा झांक के देखता, तो वो देखता कि वो जो चक्के है प्लेन के, उस पर रस्सी बंधी हुई है, और धर्मेंद्र दोनों हाथ से ऐसे रस्सी को पकड़ के खड़ा है ना। जैसे जैसे वो एक्सेलरेट कर रहा हो, यूं कर रहा, बस मां करके चिल्ला रहा, तो जितना हो रहा मां करके चिल्ला रहा हो बस। और वो भैया देखो, धर्मेंद्र का इनर्शिया प्लेन की इनर्शिया से ज्यादा निकला, वो हाल ही नहीं रहा जगह पे, है ना। फिर बस उसको वही याद आ रहा, पुराना सीन याद आ रहा कि उसकी माँ ने उसको कैसे ट्रेन करी थी, चटके दे दे के ट्रेन के, हाँ चटके देती हूँ बाकायदा उसको, ऐसे माँ उसकी, है ना, बताया, वो मूवी में बताया हुआ है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए चटके देती वो। तो वो याद आता कि मेरी माँ ने मुझे चटके दे दे के ट्रेन की है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। वो जगह से हिलता नहीं। आखिरी स्टेज ये होता, वो एक्सेलरेट करता, वो विलन बोलता, वो पुराना एक टकला सा गोरा सा आता था फॉरेन वाला, जो विलन था पुरानी पिक्चर में, नजर आएगा तुम, है ना।
वो उसको हमेशा अंग्रेज बनाते थे, तो वो ऑस्ट्रेलियन था वो, तो वो उसको बताया, फिर वो बोलता और एक्सप्लेट करो। फिर ये स्टेज होता है तड़ करके, जो उसके जो ऐसे यूं चक्के रहते ना, डंडी लगी थी चक्के जिसके, तो वो शॉकअप से टूट जाते, धड़ करके प्लेन ही गिर जाता नीचे। मगर धर्मेंद्र अपनी जगह से नहीं हिलता। तो भैया धर्मेंद्र का इनर्शिया प्लेन के इनर्शिया से काफी ज्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनर्शिया क्या होता, कि अपने आप को एक तो रेस्ट में रखने की काबिलियत या फिर मोशन में रखने की काबिलियत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। और तुमको नहीं लगता ये जो फर्स्ट लॉ है उसी के बारे में कुछ बोल रहा था, कि जब भैया अगर आपको किसी को अपने रेस्ट मोड से हटाना है तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, और या अगर यूनिफॉर्म मोशन में उसको भाई आपको उसकी स्पीड बढ़ाना है या कम करना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। और गौर से देखिए आपने, एक अनबैलेंस फोर्स कहा गया है, कि फोर्स लगाना काफी नहीं है, वो फोर्स अनबैलेंस भी होना चाहिए। बोले भाई कैसे क्या, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ये चेयर रेस्ट पे है ना, अब ये एक ही चेयर है, मैं सोचा कि मैं बैठ जाता, सना ने सोची वो बैठ जाती, है ना, आपने भी इसको खींचे अपनी तरफ, मैंने भी खींचा अपनी तरफ, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ ये चेयर कहां जाएगी, बीच में रहेगी, इट विल बी रिमेन एट रेस्ट। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि आप अगर बैलेंस फोर्स लगा रहे हो तो उससे कोई फर्क पड़ रहा क्या? हाँ, अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो तो चीजों पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यही बात हो रही है बेटा, ये इसी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे न्यूटन सेकंड लॉ पे। एक काम करो, पहले इरेज कर लो कि मुझे पूरा बोर्ड लगेगा न्यूटन सेकंड लॉ के लिए, पहले लिख लो फिर मैं इरेज कर दूंगा। देखो बेटा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लंबा चलेगा, शायद आज का पूरा दिन खा जाए या कल का भी थोड़ा सा दिन ले लेगा, ध्यान दीजिएगा, बात ही नहीं क्लास में। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये कह रहा है द फोर्स एक्टिंग on any object is directly proportional to rate of change of linear momentum with respect to time. Rate of change of linear momentum with respect to time. That is, अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालना है किसी बॉडी पे लगने वाला, तो मुझे सिंपली डेल्टा वेक्टर P अपॉन डेल्टा टी लेना है, या फिर इन मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड में देखना चाहता हूं इसी फॉर्मूले को, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा वेक्टर P अपॉन डेल्टा टी करके आएगा। ओके बेटा, मैग्नीट्यूड में ना, हाँ, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम, इसका मीनिंग क्या हो बेटा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अगर सपोज करो, अगर यहां पर मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट है, सिर्फ बॉडी की क्या बदल रही है बेटा, वेलोसिटी बदल रही है। इफ मास इज कांस्टेंट, तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा, m वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1 को मान लो t पकड़ लेता हूं मैं, तो चलो एक काम कर बोल देता हूं मैं, t2 माइनस t1, यानी कि m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये हो जाएगा एवरेज फोर्स का फॉर्मूला। और अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। बट आप जैसे कि जानते होंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ये तो एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर एवरेज
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन। ये वो बहुत मशहूर फॉर्मूला है और जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अगर सपोज करो v इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या बेटा, कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है, इन दैट केस एवरेज फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, वो आ जाएगा डेल्टा m अपॉन डेल्टा t। आई बात समझ में आपको? तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो ये फॉर्मूला बनेगा v डेल्टा m अपॉन डेल्टा t। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कभी होता है कि किसी बॉडी में वेलोसिटी कांस्टेंट है मगर उसका मास चेंज हो रहा? बिल्कुल, बेशक, बहुत जगह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बलून का एग्जांपल आप कंसिडर करिए। एक बलून है जो बहुत इन्फ्लेटेड बलून है, पूरा भरा हुआ एयर से बलून है ये। अब ऐसा है कि उसमें बहुत सारी गैस भरी हुई है। दिस गैस विल हैव सर्टेन मास, कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। आपने इस बलून को यहां से ऐसा पकड़ के रखे, जैसे ही इस बलून को छोड़ेंगे क्या होगा, यहां से तेजी से हवा बाहर निकलेगी, है ना, ये एकदम तेजी से हवा बाहर निकलती है। तो भैया होता क्या है कि यहां मान लो u वेलोसिटी से हवा बाहर निकल रही है और इसका मास लगातार धीरे 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 क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो तुमको नहीं लग रहा कि इसमें से हवा बाहर निकल रही है, यानी इसके अंदर मौजूद हवा का मास क्या हो रहा, कम हो रहा। तो द मास इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर आप वेलोसिटी क्या है, u से बाहर निकल रही। तो यहां पर क्या होता, हवा जो है एक फोर्स से बाहर निकलती है, और वो फोर्स से जो हवा बाहर निकल रही है, फोर्स ऑफ एयर, इट कैन बी गिवन एज u डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, है ना। एक सेकंड में कितना मास कम हो रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है, आप इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि हवा कितने फोर्स से बाहर निकल रही है। यही मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है रॉकेट लॉन्चिंग में भी। जैसे अगर आपने देखा होगा रॉकेट में, अगर किसी सैटेलाइट को हमको ऑर्बिट में सेट करना है, बहुत ही बड़ा रॉकेट सिस्टम लगता है हमको, है ना। उसके ये पहले तो ये तो अलग अलग किस्म के स्टेजेस होते हैं रॉकेट के, और फिर उसके बाद उस पर एक सैटेलाइट हम लोग सेट करते हैं। जो भी हमको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, हम लोग यहाँ पर उसको सेट करते हैं, यहाँ रखते हैं। इतना बड़ा आपका बूस्टर रॉकेट सिस्टम होता है पूरा का पूरा, है ना। पूरा अंदर बहुत टन्स ऑफ फ्यूल से भरा हुआ रहता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, ऐसा अलग अलग टाइप के फ्यूल्स भरे रहते हैं। जब इसे इग्निट होता है, ये जब जलता है तो एकदम तेजी से हवा बाहर निकलती है, जल के तेजी से हवा जल के बाहर निकलती है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकलती है। और वो जब तेजी से हवा बाहर निकलती है जल के, और तेजी से इसका मास कम 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 होते जाता है ना। मास कैसे कम होगा, उसके अंदर जो फ्यूल है वो जल के बाहर निकल रहा ना। तो भैया होता ये है कि मास तेजी से कम होता है, देखो, चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम। तो भैया यहां पर जल के बाहर निकलता है, और एक फोर्स से क्या होता है, आपकी हवा यहां से तेज चलती हुई हवा बाहर निकलती है। फिर वो रिएक्शन फोर्स से बात की बात है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चेयर पे बैठा हूं, है ना, और मेरे पास एक, मान लो ये रोलिंग चेयर है, थोड़ी देर के लिए मेरे दोनों पैर ऊपर है, ये रोलिंग चेयर है, और मेरे पास एक भारी भरकम कुछ चीज है। तुमको क्या लगता है, अगर मैं इसको ऐसा फेंकूंगा, तुमको नहीं लगता मेरी चेयर पीछे जाएगी, है कि नहीं? अभी तो फिलहाल ये नहीं है, तो मैं करके दिखाता था आपको कि अगर ये रोलिंग चेयर होती और मेरे पास बैग होता, तो बैग को अगर मैं ऐसा फेंकता तो ऑटोमेटिकली मैं पीछे जाता। तो भाई आपने क्या किए, ऐसा फेंके बैग को, आपके पास जो प्रोडक्ट था आपको फेंके आपने, और आपको पीछे रिएक्शन फोर्स लगा। सेम हो रहा है रॉकेट में। रॉकेट क्या कर रहा है, जलती हुई गैस को ऐसा तेजी से फेंक रहा है, उसका रिएक्शन फोर्स, जो कि हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका रॉकेट आगे की तरफ ढकेले जा रहा है। ये बात समझ में आपको? ठीक है। तो खैर हम लोग कहेंगे ये पॉसिबिलिटी यहां पर आती है, और एक जगह पॉसिबिलिटी आती है इसकी, वो कहां पर आती है, जैसे मान लो एक पानी की टाकी है, उसमें एक नल लगा हुआ है, और हम कहेंगे कि भाई ठीक है, इसमें पानी है पूरा भरा हुआ। जैसे ही आप नल को खोलते हैं, यहाँ पानी कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकलता है, धड़ धड़, शुरुआत में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकलता है, और मैं देखता हूं कि धीरे धीरे पानी का लेवल क्या हो रहा है, कम होते आ रहा है, यानी पानी का मास कम होते आ रहा है।
तो यहां से जो पानी निकल रहा है बेटा, इसका जो वेलोसिटी है बेटा कांस्टेंट है, और क्या चेंज हो रहा है, पानी का मास। ये पानी का मास चेंज होते जा रहा है यहाँ पे। हाँ, आप बोलते हैं नहीं नहीं सर वो आखिरी में तो धार वो कम हो जाती, वो लास्ट में होती। शुरू शुरू में तो काफी हद तक के धार कैसी रहती, कांस्टेंट रहती। आखिरी में थोड़ा थोड़ा जाके पानी आखिरी में लेवल काफी जब नीचे चला जाता है, तब जाके वो स्पीड क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें हम लोग ने देखा कि यहां पर आप इस तरह से एवरेज फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर सपोज करो मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स कैलकुलेट करना पड़ा रहा, तो फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स, देखो बेटा अगर मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना है तो भैया आपका जो लिमिट है डेल्टा टी का वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, और आपको क्या कैलकुलेट करना है अभी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना चाहते हो तो आपको खास किस्म का एक टूल इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज डेरिवेटिव। आपको खास किस्म का टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें क्या होगा बेटा, जरूरी ये होगा कि पी शुड बी द फंक्शन ऑफ टी। तो भैया वेयर पी शुड बी द फंक्शन ऑफ टी, तो आप इसका डेरिवेटिव लो और आपको वहां पर उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम डीवी बाय dt। डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, वेलोसिटी का, जहां पर वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मास इनटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या फिर बाद में लिखूंगा, चलो लास्ट में फाइनली लिख दूंगा। और अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी नहीं है, गौर से सुनना मेरी बात को, अगर तुम्हारा मोशन स्ट्रेट लाइन अच्छा है, तुमने इसमें अच्छी प्रैक्टिस की है, तो मेरा अगले सवाल का जवाब तुम दे पाओगे। अगर मान लो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मैं रफ में लिखता हूं, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो अब ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, मतलब एक का भी अच्छा नहीं है मोशन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल बिंदास बोलो, गलत तो गलत चलेगा, मुझे कोशिश करो, बोलो क्या रहेगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रहा तो ऐसा कभी देखे नहीं क्या तुमने, देखे ना, मोशन स्ट्रेट लाइन में ऐसा कई बार हुआ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आया और तुमसे एक्सेलरेशन पूछा गया, हुआ कि नहीं हुआ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आया और क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा, उसमें मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया था एक्सेलरेशन के, वी डीवी बाई डी एक्स। अरे मास इनटू एक्सेलरेशन है ना ये तुम्हारा, तो भैया सिंपली क्या करो, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो देखो आप इस फॉर्मूले को, इंस्टेंटेनियस फोर्स के फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, एम वी डीवी बाय डी एक्स, जहां पर वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, क्या रहेगा बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। तो इन ऑल द केसेस मैं यहां लिख सकता हूं, देखो इंस्टेंटेनियस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मास इंटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, ओके। और अगर 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 मान लो तुम्हारा मास कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट निकला, तो वेलोसिटी कांस्टेंट निकला तो भैया इस सिचुएशन में फॉर्मूला अब ऐसा बनेगा, वी डी एम अपॉन डी टी, जहां पे क्या होगा बेटा, मास इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मास इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो मास आपका यहां पर क्या रहेगा बेटा, फंक्शन ऑफ टाइम। एक बार समझ में, चलो लिखो पूरा का पूरा। ओके बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ, फॉर पी वर्सेस टी ग्राफ, यानी मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर मान लो आपको मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो और आपसे पूछा हो उस ग्राफ की मदद से फोर्स कैलकुलेट करो,
कैसे निकालेंगे, क्या लगता है? P वर्सेस T का ग्राफ दिया है, इस तरह से रैंडम कुछ भी ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। सवाल किया गया फोर्स कैसे निकलेगा। नहीं समझा? हिंट देता हूं, इसे देखो और बताओ, इसे देखो और बताओ। डेरिवेटिव पढ़ाया था, डेरिवेटिव का यूज मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी बताया था। आपको शायद याद हो, ग्राफिकल रिलेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया था मैंने। डेरिवेटिव इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, स्लोप ऑफ द ग्राफ। भूल गए? भूल गए? अरे भैया अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उसको और भूल गए तुम। 2 साल पुरानी बात कैसे याद रखोगे फिर? डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी जो चीज डेरिवेटिव लेकर हासिल हो सकती है वो चीज स्लोप ऑफ द ग्राफ लेके भी हासिल हो सकती है। मोमेंटम का डेरिवेटिव टाइम के साथ लोगे तो क्या मिलेगा? फोर्स। तो मोमेंटम का ग्राफ अगर टाइम के साथ है, उसका स्लोप लोगे तो आपको क्या मिलेगा? फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो फॉर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ, बाय टेकिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ। और उसी के अंदर एक बात याद रखो बेटा, ऑल्सो फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर मेरे पास मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं रहा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहा, तो अब इस बार फोर्स क्या आएगा? इट विल बी मास मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ। बोले ये क्या बात हुई? अरे भाई सिंपल सी बात है, एम डीवी बाय डी। अब डीवी बाय डी है ना, डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो भैया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, अगर आप दिया रहा तो आप उसका स्लोप लीजिए। आपको शायद याद दिला दूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप लेने से एक्सेलरेशन मिलता है, और एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करने से फोर्स मिलता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ले लीजिए, उसको मास से मल्टीप्लाई करिए, वो क्या दे देगा आपको? फोर्स। ऑल्सो फॉर मास वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर मेरे पास मास वर्सेस टाइम ग्राफ रहा तो क्या? तो बोले फोर्स कैसे निकलेगा? अब आप बताओ कैसे निकलेगा। देखो इक्वेशन को और मुझे बताओ क्या निकलेगा, इसको देख के बताओ। अगर मेरे पास मास वर्सेस टाइम ग्राफ है और मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालूंगा मैं? अरे बहुत सिंपल ना, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो स्लोप ऑफ द ग्राफ से। मास वर्सेस टाइम का ग्राफ जो रहेगा उसका जो स्लोप होगा उससे मल्टीप्लाई कर लो, उससे क्या मिल जाएगा बेटा आपको? है ना, आपको फोर्स मिल जाएगा। आई बात समझ में? इधर का पार्ट हो गया बीच का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप देख रहे हो कि इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हो बेटा, dp अपॉन dt करके आ रहा है। इंस्टेंटेनियस फोर्स dp अपॉन dt, आप वेक्टर फॉर्म में भी लिखे तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट, तो मैं dp को क्या लिख सकता हूं बेटा? इंस्टेंटेनियस फोर्स मल्टीप्लाई बाय dt। अच्छा एक बात बताओ बेटा, f क्या है? तो फोर्स है। dp क्या है बेटा? स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। p होता है मोमेंटम, डेल्टा p होता है लार्ज चेंज इन मोमेंटम, और dp का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। तो ठीक है, अब अगर मुझे लार्ज चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dp, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? f इंस्टेंटेनियस इंटू dt t1 टू t2, है ना। तो अब आप क्या करो बेटा, अगर f इज अ फंक्शन ऑफ t है, जहां पर f फंक्शन ऑफ t होगा, आप सिंपली क्या करो बेटा, उसका इंटीग्रेशन कर डालो विद इन द गिवन लिमिट्स ऑफ टाइम।
आपको क्या मिल जाएगा बेटा, उससे चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम। अब इससे एक चीज पता चलती है, बोले क्या पता चलती है, बोले देखो, फ्रॉम above equation we can state that in force versus time graph, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर मेरे पास फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ रहा, देन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड, बोलो क्या हो सकता है, बाय टेकिंग एरिया अंडर द कर्व। अरे ऐसा क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। जो चीज इंटीग्रेशन लेके हासिल हो सकती है वो चीज एरिया अंडर द कर्व से भी हासिल होगी। तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ होना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन लो या फिर उसका एरिया अंडर द कर्व लो, एरिया अंडर द कर्व लो, आपको क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिले, मोमेंटम ही है, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, है ना। और एक और बात आती है बेटा सामने यहाँ पे, आई थिंक इधर का हो चुका है आपका, है ना। तो देखो एक और बात हमारे सामने आती है यहाँ पे, ऑल्सो फ्रॉम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपका डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय एरिया अंडर द कर्व। अरे बोले ये क्या चीज हो रही है, मास मल्टीप्लाई बाय एरिया अंडर द कर्व, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी टी, फोर्स को एम ए लिख सकते हैं ना आप। मान लो मास कांस्टेंट था, या मास का ग्राफ, मास आपको ग्राफ जो दिया हुआ है, आपको ग्राफ जो दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, बोले अब क्या, मास को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ए इंटू डी टी, है ना। मतलब तुम ए वर्सेस टाइम का, ए और टाइम का, ए मल्टीप्लाई बाय डी टी का इंटीग्रेशन लोगे तो उससे तुमको क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम। ए मल्टीप्लाई बाय डी टी का इंटीग्रेशन लोगे तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो भैया अगर आप इंटीग्रेशन इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व होता है, तो वही इस चीज का एरिया अंडर द कर्व ले लोगे तो भी क्या हो जाएगा, उससे चेंज इन मोमेंटम ही मिलेगा। वही हुआ बेटा, चेंज मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय एरिया अंडर द कर्व। मैं यहां लिख देता हूं, सिंस डेल्टा पी इज इक्वल्स टू मास इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी, T1 टू T2। आई बात समझ में आपको, ठीक है। चलो बेटा लिख लो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी।